नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। अफगानिस्तान को लेकर आज विदेश मंत्री ने विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की। ऑल पार्टी मीटिंग थी। बैठक में क्या सरकार की तरफ से बताया गया और विपक्ष ने क्या मसले उठाए, शो में इस पर विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा सरकार के उस ई श्रम पोर्टल के बारे में भी बात करेंगे जिसके बारे में सरकार कह रही है कि 38 करोड़ मजदूरों को इससे फायदा मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह दिन का वीडियो। एक अभी मुद्दा उठ रहा है कि जो एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि जो जेवलिन है, पहले थ्रो करने से पहले मैंने अरशद नजीम जो पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर उससे जेवलिन ली, तो उसका काफ़ी बड़ा मुद्दा बना दिया है। जो कि एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम जो हमारी पर्सनल जेवलिन होती है वो हम उसमें रखते हैं, पर उसको सभी थ्रोअर उसको यूज़ कर सकते हैं, ये रूल है। तो बिल्कुल ऐसा उसमें कोई गलत नहीं है कि वो जेवलिन लेके वो प्रिपेयर कर रहा था अपनी थ्रो के लिए और मैंने अपनी थ्रो के लिए उसको मांगा, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। और मुझे काफ़ी दुख है कि जो इस बात को मेरा सहारा लेके एक इतना जो बड़ा है इसको मुद्दा बना रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि ऐसा ना करें। स्पोर्ट्स सभी को मिलके चलना सिखाता है और हम सभी जेवलिन थ्रोअर आपस में प्यार से रहते हैं, सभी आपस में अच्छे से बात करते हैं। तो कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे हमको ठेस पहुंचे। यह है सूबेदार नीरज चोपड़ा, भारत के इतिहास में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट। मुकाबले के दिन हमने देखा कि नीरज ने पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम से अपना जैवलिन लिया एक बार और फिर उसे फेंका। यह किस्सा उन्होंने अपने कुछ इंटरव्यूज़ में भी सुनाया। ये एक छोटी सी बात थी और नीरज ने यह बात किसी किस्से की तरह बताई थी, ना कि किसी शिकायत की तरह। लेकिन किसी चीज़ में भारत पाकिस्तान करने का मौका मिल जाए और हमारे यहाँ बददिमाग लोगों के पर ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए बिना सोचे समझे प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स और राइट विंग से जुड़े लोग लिखने लगे कि अरशद ने साजिश करने की कोशिश की, नीरज का ध्यान भटकाना चाहा। इन लोगों में दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल भी शामिल थे। इन्होंने तो अरशद नदीम को जिहादी तक लिखा। न इन सारे लोगों को जैवलिन थ्रो के नियम मालूम थे, न इन्होंने नीरज से बात करके असलियत जानने की कोशिश की। इन्हें बस नफरत का अपना एजेंडा याद रहा। इन सब को कमाल के खिलाड़ी और फौजी नीरज चोपड़ा ने अब जवाब दे दिया है। उन्होंने वीडियो जारी किया जो हमने आपको दिखाया और साथ में ये संदेश लिखा। मेरी आप सभी से विनती है कि मेरे कमेंट्स को अपने गंदे एजेंडा को आगे बढ़ाने का माध्यम न बनाएं। स्पोर्ट्स हम सबको एकजुट होकर साथ रहना सिखाता है और कमेंट करने से पहले खेल के रूल्स जानना ज़रूरी होता है। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी पश्चिम बंगाल से है। सीबीआई ने वहां चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच शुरू कर दी है। 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से एक केस बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या का भी है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक जांच एजेंसी इस मामले में कुछ और एफआईआर दर्ज कर सकती है। सीबीआई ने हिंसा के पीड़ितों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव के बाद कथित तौर पर पश्चिम बंगाल में हुए रेप्स और हत्या के सभी मामलों की जांच सीबीआई से कराने का फैसला ले लिया था, आदेश दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की 5 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि अस्वाभाविक मृत्यु, हत्या और रेप सहित अन्य अधिक महत्व के अपराध के मामलों की जांच सीबीआई करेगी, जबकि अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण मामलों, कम गंभीर कह सकते हैं, ऐसे मामलों की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को देगी और एसआईटी और सीबीआई दोनों की जांच कोर्ट की निगरानी में ही होगी। दूसरी सुर्खी कर्नाटक से है। मैसूर में एमबीए की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी न होने पर विपक्ष बीजेपी सरकार को घेर रहा है। मंगलवार को 23 साल की एमबीए स्टूडेंट के साथ 4 या 5 अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया। आरोपियों ने इस वारदात को उस समय अंजाम दिया जब छात्रा मैसूर में अपने एक मेल फ्रेंड के साथ जंगल के इलाके से लौट रही थी। घटना मंगलवार 24 अगस्त की है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीमें तैनात की हैं। आरोप है कि छात्रा और उसके ही कॉलेज में साथ पढ़ने वाले उसके एक साथी को आरोपियों ने घेर लिया था। आरोप ये भी है कि आरोपियों ने पुरुष साथी पर शराब की बोतलें फेंककर हमला किया और फिर पीड़िता के साथ रेप किया। पीड़िता कर्नाटक के बाहर की रहने वाली है। घटना के तुरंत बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को अस्पताल के जरिए घटना के बारे में मालूम चला। इसके बाद उसके साथी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पीड़िता की हालत गंभीर है। उसने पुलिस को अब तक बयान नहीं दिया है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है
और दोषी जल्दी ही पकड़े जाएंगे। वहीं एक और समाचार संस्थान के मुताबिक गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र के बयान की आलोचना हो रही है। कई मीडिया संस्थानों ने अब इसे चला दिया है। ज्ञानेंद्र ने कहा था कि वहां जो हुआ है वो रेप है, कांग्रेस मेरा रेप करने की कोशिश कर रही है। पहली बात तो ये कि उन्हें पीड़िता और उनके पुरुष मित्र को 7:30 बजे शाम को वहां नहीं जाना चाहिए था। ऐसी घटनाएं सभी सरकारों के दौरान हुई हैं। तीसरी सुर्खी पे आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक परिषद ने बीए ऑनर्स अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में बदलावों को मंजूरी देते हुए महाश्वेता देवी की लघु कथा द्रौपदी को पाठ्यक्रम से हटा दिया है। इसके साथ ही 2 अन्य दलित लेखकों की कहानियों को भी पाठ्यक्रम से हटाया दिया गया है। ये राइटर्स हैं बामा फॉस्टिना सुसाईराज और सुकीरत रिणी। एकेडमिक काउंसिल के कुछ सदस्यों ने इस फैसले का विरोध किया है और इसे पाठ्यक्रम के साथ बर्बरता बता दिया है। डीयू एकेडमिक काउंसिल के 15 सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नोटिस दिया है। इस नोट में लिखा है कि कमेटी ने बिना कुछ सोचे समझे मनमाने ढंग से महाश्वेता देवी की कहानी द्रौपदी को पाठ्यक्रम से हटाने को कहा। ये कहानी डीयू के पाठ्यक्रम में 1999 से शामिल थी। सदस्यों का कहना है कि कमेटी ने महाश्वेता की कोई और दूसरी लघु कहानी को भी शामिल करने से इनकार कर दिया। सदस्यों ने आरोप लगाया है कि निगरानी समिति ने हमेशा से दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को लेकर पूर्वाग्रह का रवैया अपनाया है। उसने हमेशा पाठ्यक्रम से ऐसी आवाज़ें हटाने की कोशिश की है। इन आरोपों पर निगरानी समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर M.K. पंडित ने एक न्यूज़ एजेंसी से कहा, मुझे नहीं पता कि वो लेखक दलित थे। अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष मीटिंग में मौजूद थे। क्या वो अपने विषय के एक्सपर्ट्स नहीं हैं? आर्ट्स और सोशल साइंस के डीन भी मीटिंग में थे। क्या वो एक्सपर्ट्स नहीं हैं? लोकतंत्र में असहमति होना लाजमी है। वो हमारे कलीग हैं और हम उनके विचारों का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ कहानियां सालों से पढ़ाई जा रही हैं जिनमें बदलाव होना तय है। 24 अगस्त को 12 घंटे चली लंबी बैठक के बाद एकेडमिक काउंसिल ने 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने को मंजूरी दे दी थी। साथ ही 4 साल UG प्रोग्राम को भी मंजूर कर लिया था। ये थी सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर के पहले हिस्से में अफगानिस्तान पर बैठक की बात होगी और फिर सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर आएंगे। कई दिनों से बात चल रही थी कि अफगानिस्तान को लेकर हमारी सरकार कुछ बता नहीं रही है साफ। सरकार का तालिबान पर क्या स्टैंड है, अफगानिस्तान को लेकर सरकार की रणनीति क्या है, इस पर कोई मुकम्मल जानकारी सरकार की तरफ से आ नहीं रही थी। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी पार्टियों के नेताओं से बात की। एक बैठक बुलाई गई थी और अफगानिस्तान के हालात पर ब्रीफ किया। इस बैठक में शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, आनंद शर्मा जैसे नेता शामिल हुए। सरकार की तरफ से इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और कैबिनेट में उनके साथी पीयूष गोयल भी मौजूद थे। बैठक में विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बताया कि अफगानिस्तान में इन दिनों में सरकार ने क्या किया है। सरकार की तरफ से बताया गया कि अभी अफगानिस्तान में हालत बेहद चिंताजनक है और प्राथमिकता भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने की है। न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक मीटिंग में नेताओं को बताया गया कि अब तक भारत ने अफगानिस्तान से 565 लोगों को निकाला है। इनमें से 175 दूतावास के कर्मचारी हैं, 263 और भारतीय हैं। इसके अलावा 112 अफगान नागरिक हैं। इनमें हिंदू भी हैं और सिख भी हैं। 15 लोग किसी तीसरे देश के हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद विदेश मंत्री ने प्रेस से क्या कहा, सुनिए। Any international decisions which are made, any gatherings which are there, that our diplomacy, our role, our interests are recognized. We are in touch with many partners. There will be many more meetings in the coming days. So there will be a lot of activity on the Afghanistan front. But at the moment, as I said, our focus is on evacuation, and the government is doing everything to ensure that we bring back our people. ऐसा है, आप वहाँ काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। बैठक में सरकार के सामने विपक्ष ने क्या बातें रखी, वो भी सुनिए। देखो, ये किसी को संतुष्ट होना नहीं होने की बात नहीं, ये तो देश का मामला है और लोगों के हित में, देश के हित में हम एकजुट होकर काम करना है। अभी उन्होंने ये कहा कि भाई वेट एंड वॉच, एक इसका मतलब है कि अभी दूसरे देश का क्या रुख रहेगा, तालिबान के बारे में उनके क्या विचार रहेंगे, ये सब चीजें बाद में बताए जाएंगी। दूसरा मुद्दा हमने जो कहा था, एक लेडी
डिप्लोमेट महिला एमपी जिसको डिपोर्ट किया गया था, तो उन्होंने हो गया कहा ये हो गई गलती, ऐसा आइंदा नहीं होगा, इसका हम देखेंगे। और बाकी जो चीजें स्टूडेंट्स है या दिल्ली में या दूसरे और जगह, उन स्टूडेंट्स का हित भी देखा जाएगा और जो अफगान सिटीजन्स यहाँ पर है उनके बारे में भी उनका हित देखा जाए। जो हमने 6-7 मुद्दे उठाए थे उनका उन्होंने रिप्लाई दिया है, अब आगे उस पर कितना अमल होता है देखेंगे। तो कुल मिलाकर संकेत ये हैं कि इस मामले में मोदी सरकार ने फिलहाल विपक्ष को अपने पाले में कर लिया है। अब चलते हैं अगली खबर पर। पिछले साल कोरोना काल के दौरान हमने हजारों मजदूरों को पैदल घर जाते देखा था। जब लॉकडाउन में काम धंधे बंद हो गए थे तो प्रवासी मजदूरों की आमदनी भी बंद हुई थी। बिना कमाई पेट पालने का संकट देखकर वो अपने गांवों की तरफ पैदल ही निकल गए थे, क्योंकि बाकी साधन बंद कर दिए गए थे। लेकिन जब सरकार से संसद में पूछा गया कि कोरोना में कितने मजदूरों की नौकरी गई, कितनों की जान गई, तो जवाब मिला कि डेटा नहीं है। देश में कामगारों के एक बड़े हिस्से का सरकार ने कभी डेटा रखा ही नहीं। हमारे जैसे लोग जो बड़े दफ्तरों में काम करते हैं, जहां सैकड़ों कर्मचारी होते हैं, वहां काम करने वालों का डेटा सरकार के पास होता है। इस संगठित क्षेत्र में आता है क्योंकि, लेकिन ये एक बहुत छोटा हिस्सा है भारत की कुल वर्कफोर्स का। 90% कामगार जो भारत में हैं वो असंगठित क्षेत्र के ही हैं। ढाबे पे काम करने वाले, किसी के घर में काम करने वाले, ट्रक चलाने वाले, सिलाई करने वाले, रेहड़ी पटरी वाले, ऐसे कामों में लगे लोगों की जानकारी सरकार के पास होती ही नहीं है, या कम से कम सरकार कहती तो यही है कि उनके पास नहीं। वो कहाँ काम करते हैं, कितनी तनख्वाह मिलती है, न्यूनतम मजदूरी उन्हें मिलती है या नहीं मिलती है, साल में कितने दिन उनको काम मिलता है, इन बातों से सरकार को कोई वास्ता नहीं रहता है। समय समय पर इसे लेकर कई कानून भी बने, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 1979 में इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट बना था। इस कानून के तहत राज्यों की जिम्मेदारी तय की गई कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डेटा तैयार करें, लेकिन कभी ऐसा डेटा रखने पर गंभीरता बढ़ती ही नहीं गई। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के काम में लगे मजदूरों के लिए बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 है। असंगठित क्षेत्र के लिए 2008 में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया था। कोरोना के दौर में हमें मालूम चला कि ये कानून मजदूरों के किसी काम नहीं आ रहे। मजदूरों के मामले जब न्यायपालिका तक गए तो वहाँ भी सरकार को डेटा ना रखने पर फटकार पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जून में मोदी सरकार से पूछा था कि डेटाबेस अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ, इतनी देर क्यों हो रही है। तो अब जाकर मोदी सरकार ई श्रम पोर्टल लेकर के आई है, जहां असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। 2 बार में सरकार ने इसे लॉन्च किया है। मंगलवार को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका लोगो लॉन्च किया था और मंत्री जी ने पोर्टल लॉन्च किया है। तो क्या है ये ई श्रम पोर्टल? इसमें असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डेटा रखा जाएगा, जैसे वो क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ काम करते हैं, ऐसी जानकारियाँ। कोई भी श्रमिक अपने आधार नंबर के साथ ई श्रम पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कर सकता है। नाम, काम, पते के अलावा बैंक अकाउंट की जानकारी भी देनी होगी और रजिस्ट्रेशन होने पर श्रमिकों को 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर मिलेगा। जैसे आधार नंबर होता है, वैसे ही कामगारों के पास से खास आईडी नंबर आएगा। किस तरह के कामगार इस दायरे में आएंगे ये भी जान लीजिए। रेहड़ी पटरी वाले, घरों में काम करने वाले जिन्हें अंग्रेजी में डोमेस्टिक वर्कर्स कहा जाता है, खेतीहर मजदूर, प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले, कंस्ट्रक्शन के काम में लगे मजदूर या ऐसे किसी फैक्ट्री या कारखाने के मजदूर जहां 10 से ज़्यादा लोग काम न करते हों। सरकार कह रही है कि असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ लोगों का इसके तहत रजिस्ट्रेशन होना है। आज पोर्टल लॉन्च होते ही रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। सरकार ने इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। यह नंबर है 1443414434। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर से मदद मिल सकती है। सरकार कह रही है कि वो पूरे देश में इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। राज्य सरकारें, ट्रेड यूनियन भी इस काम में सहयोग करेंगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन से फ़ायदा क्या होगा, कामगार क्यों खुद को यहाँ रजिस्टर करें। सरकार कह रही है कि कामगारों को किसी सरकारी योजना का फ़ायदा देना होगा तो ई श्रम पोर्टल के डेटाबेस को आधार बनाया जाएगा। इसके और क्या फ़ायदे सरकार ने गिनाए हैं, सुनिए। हम इस पोर्टल में लोगों को शामिल करके क्या करेंगे? हमें उनको एक जगह पे जब ये संगठित होंगे, जब एक जगह उसका आंकड़ा मिलेगा और इसमें इस पोर्टल में जो हम आंकड़े ले रहे हैं उसमें उनकी स्किल क्या है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो कहाँ रहते हैं, कहीं दूसरे राज्य से आए हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। इसका उपयोग हम इसी के लिए करेंगे कि उनको जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, चाहे वो
चाहे वो प्रोविडेंट फंड के हो, चाहे हाउसिंग के हो, या आज जो वन रेशन कार्ड का मिल रहा है, इस तरह के बेनिफिट्स उनको प्राप्त हो सके। और आगे जाके जब ये आंकड़े हमारे पास और सुदृढ़ हो जाएंगे तो उनकी स्किल को अपग्रेड हम कर सकें। जो आज अगर कोई कहता है कि मैं प्लम्बर का काम करता हूं, तो वो प्लम्बर का स्किल उसने सेल्फ एक्वायर करी हुई है या उसने कहीं से कोई कोर्स किया हुआ है, नहीं किया हुआ है तो उसको वो कोर्स हम आगे करा सकें। ऐसे ही जो लोग आज आज हमारा एक नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल चलता है, उसके ऊपर हमारे 1 करोड़ लोग आज पंजीकृत हैं। पर ये भी जो लोग हैं, अगर अपना रोजगार चाहिए हो तो इनको भी हम उसमें नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल में जोड़ सकें और जो एम्प्लॉयर हैं उनको ये बता सकें कि भाई ये लोग इस एरिया में इस स्किल के और इस कार्यशैली के लोग उपलब्ध हैं, इनको भी आप इसमें से चुन सकते हैं। अपेक्षा ये है कि ये पोर्टल पे जो लोग शामिल हो रहे हैं वो अपने डाटा को अपडेट करते रहेंगे। आगे हमें पता रहेगा कि अगर आज एक मजदूर अगर बिहार से महाराष्ट्र गया है और महाराष्ट्र से छोड़ के अगर वो वापस बिहार जाता है या वहां से गुजरात जाता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी, कौन कहां से कहां गया, उसका आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध रहेगा। और आगे कभी भी कोई परिस्थिति आती है तो उसके अंदर हमें पता रहेगा कि कौन कहां है। इसीलिए हम उसके मोबाइल नंबर और ये सब भी ले रहे हैं, जिससे हम उन लोगों से संपर्क कर सकें। कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारा श्रमिक वर्ग काम करता है, उनकी पहचान करना, उनका डाटाबेस, उनकी उपलब्धता, उनके लिए पॉलिसी का निर्माण, और जब कोरोना जैसी अगर कोई पेंडेमिक आए तो उसके लिए भी सरकार के पास एक आधारभूत डाटाबेस तैयार हो। ये सच है कि प्रारंभिक 1 साल के लिए हम लोगों ने इसमें एक्सीडेंट कवर की एक बीमा राशि को भी इसके द्वारा दिया गया है। और ये एक संकल्प जो आज से शुरू हुआ है, हम मानते हैं ये एक शुरुआत उस देश के उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए है, जिसमें लास्ट माइल डिलीवरी जिसको हम कहते हैं, उन सारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए है। देश में श्रमिक कानूनों में एक बड़ा परिवर्तन हम लोग लेकर के आए हैं और सोशल सिक्योरिटी कोड के सेक्शन 111 से 114 तक एक बड़ा प्रावधान भी रखा गया है कि देश में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का एक डाटा उपलब्ध होना चाहिए। हमने इस बात का जरूर ध्यान रखा है कि इसको बनाते समय सरल रजिस्ट्रेशन की पद्धति हो। सरल रजिस्ट्रेशन की पद्धति का अर्थ है कि अगर एक मजदूर के मोबाइल से 4 लोगों का भी रजिस्ट्रेशन है तो उस संकल्पना को भी हमने साकार किया है। इतना ही नहीं, जिनके पास मोबाइल नहीं है वो भी पड़ोस के जो हमारा सेंटर है, इंफॉर्मेशन सेंटर है, उसमें जाकर के अपने अंगूठे के माध्यम से भी इस पर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। रजिस्ट्रेशन का कार्ड प्राप्त करने के लिए उनको कहीं चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जैसे ही उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, डिजिटल माध्यम से उनको रजिस्ट्रेशन का कार्ड प्राप्त हो जाएगा। हम ये मानते हैं और हम इस बात को जानते भी हैं कि हमारे जो अप्रवासी मजदूर भाई बहन हैं वो लगातार क्षेत्र को बदलते रहते हैं। मन में ये प्रश्न भी स्वाभाविक आ सकता है कि जहां बार बार क्षेत्र को बदलेंगे तो उसके लिए भी भविष्य में हमारी एसएमएस के द्वारा एक व्यवस्था रहेगी। केवल उसको अगर वो एसएमएस को यस का क्लिक कर देंगे तो उनका बार बार पंजीकरण अपडेट होता रहेगा। तो देर से सही, कम से कम अब असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डेटा सरकार के पास होगा। लाभ देने न देने की बात बाद में आती है। तो ये ई श्रम पोर्टल का पूरा मामला है। अब आपसे विदा लेने की बारी आती है, लेकिन जाने से पहले आपको फिर याद दिला दें, यूपी चुनाव पर हमारी स्पेशल कवरेज क्या हाल है यूपी चल रही है। ललन टॉप की टीम अलग अलग हिस्सों में जाकर हर मुद्दे पर लोगों से राय ले रही है, बात कर रही है, कहानियां सुन रही है। आपको ये सारी रिपोर्ट्स ललन टॉप के यूट्यूब चैनल और ललन टॉप यूपी चैनल पर मिलेंगी। रिपोर्ट के एक हिस्से के साथ हम आपको यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। नमस्ते। जो दीवार पर लिखा भविष्य है वो कभी अतीत का हिस्सा बनता है। आपको दीवार पर ग्राम खजूरी से प्रधान पद के भावी उम्मीदवार का इश्तिहार दिख रहा होगा। गांव वालों की जबान में नदीम प्रधान प्रधानी तो जीत गए हैं, लेकिन कानून की नजर में जिला बदर हैं। गांव वालों से, गांव जिसका नाम खजूरी है, पूछा गया कि जिला बदर क्यों है, तो उन्होंने गांव की जो कमोबेश हर गांव की कहानी है, पार्टी बंदी, आपसी रंजिश है, वो समझा दी है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। लल्लन टॉप की तरफ से हम लोग निकले हैं हालचाल लेने के लिए, हालचाल यूपी का। और हालचाल लेने के क्रम में हम जिला मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा में, ये सुरक्षित विधानसभा है, पहुंचे हैं।
अभी सिटिंग विधायक भाजपा के हैं। भैया थोड़ा सा हल्ला कम करोगे तो जो आप लोग सुरीला हल्ला करोगे, सोच समझ के बोलोगे, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है भाई, पक्की बात? पक्की बात। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये खजूरी का एक पंचायत भवन भी है और बहुत पुराना अंबेडकर भवन है ना। आ जाइए आ जाइए। और हमारे यहाँ पे एक दोस्त बन गए हैं। दोस्त ने अपना नाम तो नागेंद्र बताया, पर गांव के लड़कों ने बता दिया कि ये टीटू भैया हैं। टीटू भैया अध्यापक हैं। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर है। बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो। पढ़ाई से आत्मसम्मान और आर्थिक सुरक्षा, और उसके बाद समाज में अपने हिस्से का हक हासिल करने के लिए संघर्ष करो। और वो संघर्ष संविधान के दायरे में करो। संविधान जिसके निर्माता बाबा साहब अंबेडकर और संविधान सभा है। और हम ये जानते हैं, हल्ला नहीं मचाओ भाई, आपके पास आ रहे हैं अफजाल भाई, हैं थोड़ा जैसे माहौल बांध के रखते हो, थोड़ा अभी पब्लिक को थोड़ी देर बांध के रखो। एक बस जरा ओपनिंग दे के थोड़ा माहौल बना रहा हूं ना, कि उसके बाद जब स्क्रीन पे अफजाल काली आए, हाँ क्या मुस्कान है। करेक्ट नाम लिया है, गांव वालों ने हमको बता दिया है कि इनका नाम अफजाल काली है। अफजाल काली भाई की मुस्कान दिखाइए एकदम, है भाजपा नेता है। अच्छा, ये अफजाल भाई देखो, आप इतने हंसमुख हो कि ये नई उम्र के लड़के भी बराबर से मजाक कर रहे हैं, ठेलने में लगे हैं, दीवाने हैं। क्या बात है। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि आगे की बातचीत किस तरह की होने वाली है। हमें टीटू भैया ने बताया कि ये जो पुराना भवन है अंबेडकर भवन, इसका अब एक नया और अच्छा इस्तेमाल होने वाला है। अरे आ जाओ गुरु, आप तो वैसे भी गुरु हो, हैं। ये देखिए पुरानी ढंग का भवन बना है। अंदर एक आला बना हुआ है, जय भारत जय भीम और ऊपर ओम। इसको डिजाइन को दिखाइए करीब से। और इस अंबेडकर भवन में अब आप लोगों का क्या करने का इरादा है? इस जो हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने ये अंबेडकर भवन बनवाया है, ये अब थोड़ा जर्जर स्थिति में आ चुका है। जो ये उसकी ऊपर की जो छत है, हाँ, ये धीरे धीरे चूने लगी है, पानी इससे गिरने लगा है, दीमक भी थोड़ा सा लग गया। जो ये इसकी कड़ियां हैं, लकड़ी है, गल्ले लगी हैं। तो अब हम युवाओं ने मिलके एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई। 14 अप्रैल पे, पिछले 14 अप्रैल पे बाबा साहब की जयंती होती है 14 अप्रैल के दिन। उस दिन हमने लगभग 1.5-2 लाख रुपए इसमें इकट्ठे किए, इसको पुस्तकालय के रूप में परिवर्तित करने के लिए। ये बहुत जरूरी काम है, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर शिक्षित बनो का जो उनका नारा था, पढ़ाई बहुत जरूरी है, उसे वो उसका पूरा कर सके। तो यहाँ के लड़के खूब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। पीसीएस में भी हैं, टीचर्स भी हैं, और पुलिस में भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सब जगह, सभी जगह है। बढ़िया बढ़िया।